सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम। सचमुच कुछ बाकी रहता नहीं है बोलने के लिए, इतनी सारी बातें बोली जाती है इस मंच से। अभी हम लोग पिछले हफ्ते हम लोग मुंबई गए थे। हम उस महिला को जानते हैं, 65 वर्ष की शायद होगी, क्योंकि प्रकृति और औरत और स्त्री गुण और नारी तत्व हम लोग ये सब बात कर रहे हैं। इस औरत ने, जबकि बम्बई में पली बड़ी है, शायद जन्म उनका इंदौर का है, इन्होंने अपनी माँ पर एक केस ठोका है। किसके लिए? तो संपत्ति के लिए। अब तो उनकी उम्र तो 65 वर्ष की है। अब वो संपत्ति का क्या करेगी नहीं पता, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये जो भी है, वो जो भी कुछ कर रही है, इस पर इनकी माँ के बारे में मुझे ज़्यादा ख्याल आया। मतलब उन्होंने जो किया वो उस पर मैं ज़्यादा हैरान नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि माँ उनकी जो है, उन्होंने कैसी परवरिश की होगी उस बेटी की। फिर मैं सोचने लगी कि उन्होंने बचपन में क्या सिखाया होगा बेटी को। जो बेटी बड़ी होकर 65 साल की उम्र में अपने माँ पर केस ठोकती है, बेटी को देख कर कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको जानती ही नहीं हूँ। ये परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई, या ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम जिस शब्द को बार बार अपने जीवन में, जीवनचर्या में बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, संस्कार को शब्दों में वर्णन करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसी अदृश्य चीज़ है जो हो सकता है आपके पिछले जन्म के पुण्य संग्रहित करने से आपको इस जन्म में मिला। एक दूसरा, आपकी माँ बाप ने आपको ऐसा एक वातावरण दिया आपके घर में कि आपके मन में वो जो विपरीत चीज़ है, मतलब एक अच्छा और बुरा, वो विपरीत चीज़ आपके दिमाग में, आपके खून में वो संचय ही नहीं कर सकती है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ और सचमुच उनसे मिलके इतना अच्छा लगता है, जिनके मतलब एक कहावत है ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नहीं, ऑनेस्टी हैज़ टू बी अ वे ऑफ लाइफ, और उनका जीवन वही है। उनको डिसऑनेस्ट होना पता ही नहीं, उनको झूठ बोलना ये पता ही नहीं। उनको किसी ने अगर कोई झूठ बोल दिया या उनसे कोई गलती हुई तो वो इतना मतलब सदमे में जाते हैं, बोलते पता नहीं हमसे कैसे हुआ। और हम लोग आम जीवन में हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक दूसरी संस्कार की बात है। और तीसरी ये है कि बच्चा शायद ही उसको माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले या ना मिले हो, लेकिन वो पर्यावरण, अपने सराउंडिंग से, अपने जो इर्द गिर्द जो वातावरण है, उससे वो बच्चा सीखता है। आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा फोरम है, और ये पाया गया है, ये स्टैटिस्टिकल स्टडी है कि लोग सोशल मीडिया में इतना लगे हुए हैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सचमुच हमारे जीवन से लुप्त हो रहा है। आप इधर ही देखिए ना, इस मंदिर में ही देखिए, हम लोग हमारे मोबाइल फ़ोन को अगर हमसे जुदा किया जाएगा, आप सोचिए क्या होगा। आपका गूगल पे है, आपके फोटोग्राफ्स है, वो सब तो एक चीज़ है, मतलब वो अलग चीज़ है, वो आपकी हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गूगल पे में आपका टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप वो सब चीज़ें हटाकर अगर आप सोचें कि आपका प्राण बचता है आपके मोबाइल फ़ोन पे, लिटरली अगर मोबाइल फ़ोन आपके हाथ से, अभी भी मैं देख रही थी, कुछ लोग बड़े सोचते हैं कि बहुत मतलब किसी को नहीं पता चलेगा, ऐसे आँख रख कर ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे नीचे फ्लोर पे रख के ऐसे ऐसे घुमाते हैं। मोबाइल फ़ोन ज़रूरत की चीज़ें जी, लेकिन जब ये रिप्लेस करता है, जब ये किसी और चीज़ की जगह लेता है, तो ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि मनुष्य जब इस पृथ्वी पे पहली बार मनुष्य सीधा खड़ा होकर 4 पैरों के दम पर चलता था, और जब वो सीधा हो गया रीढ़ की हड्डी से, जिसको हम होमो सेपियन कहते हैं, आपको आश्चर्य होगा, ये साइंटिफिक स्टडी है, प्रूवन स्टडी है, दोनों हाथों से राइट हैंड है या फिर लेफ्ट हैंड है बराबर। बहुत लोग हैं जो सब्यसाची है, बहुत कम लोग हैं जो सब्यसाची। अर्जुन सब्यसाची थे। सब्यसाची मतलब जो दोनों हाथ से काम करते हैं, एम्बिडेक्स्टरस। हम लोग सब एक पूरा एज था, मतलब एक पूरा युग था जब हम लोग सब्यसाची थे। धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे ही स्टोन एज से हम लोग दूसरे एज पे, निएंडरथल एज पे गए, पता चला कि हम लोगों का एक जो है, मतलब वो जो थोड़ा सा जो लाभ मिला हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों के पास सब कुछ नहीं था, हम लोग पूरा एकदम प्रकृति के एकदम नज़दीक थे, हमारे सारे अंग प्रत्यंग सब चलते थे। उसके बाद जब जब थोड़ी ज़िंदगी में आसानी आने लगी, तो हम लोग ने एक हाथ को पूरा सुस्त कर दिया, एक हाथ को पूरा, एक साइड को हम लोग ने सुस्त किया।
ये ब्रेन, टेम्पोरल ब्रेन का एसोसिएशन है लेफ्ट हैंडेडनेस और राइट हैंडेडनेस से, वो भी धीरे धीरे सुस्त होने लगा। उसके बाद हमारी उंगलियां, उसके बाद हमारी आंखें, ये सब जो है थोड़ा 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 करके इनका जो सारा जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होते गए। और जो व्यक्ति प्रकृति की इज्जत नहीं करता है, जो प्रकृति को समर्पण नहीं है, शिव मतलब समर्पण, शिव मतलब शक्ति, शिव मतलब पर्यावरण। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग पॉलीथीन बहुत बोल चुके हैं, अब करने की बारी है, बोलने से नहीं होगा। आपने बहुत प्यार से समझाया, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही प्यार से समझाया, लेकिन अब थोड़ा शक्ति अपनाइए। आपने जैसे कहा कि अच्छे लोगों ने क्या किया, तो आप पर भी कल ये पूछेंगे कि मंदिर को जब मालूम था, जब सब जगह पे पॉलीथीन के बारे में लिखा गया है, तब इस मंदिर के परिसर में पॉलीथीन क्यों आता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बहुत ये विनम्र पूर्वक विनती है, अपने घरों में तो मत ही लाइए। मैं उसको काला राक्षस बुलाती हूँ, काला पॉलीथीन, पता नहीं कुछ किसी और रंग का पॉलीथीन शायद सरसा में मिलता ही नहीं है, शायद पता नहीं, या वो शायद थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। प्लीज़ अपने जीवन में पॉलीथीन का एकदम बहिष्कार, जैसे कहा गया, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने लाया उसने लाया, छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आप पर ध्यान दीजिए। बस यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जैसे आप अकेले में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसी तरह उसको अपने जीवन में लाइए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग यहाँ से बोलते तो हम लोग बहुत परफेक्ट हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हम लोग से भी गलतियाँ होती है, बहुत गलतियाँ होती है, लेकिन जीवन का मतलब ही है प्रयास करना और धीरे धीरे करके उस एक एक गलती को, उस एक एक नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकालना। संस्कार की बातें हो रही थी, और संस्कार की बातें, दो ही चीज़ें मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे। विजयपत सिंघानिया का सबने नाम सुना है, रेमंड के जो फाउंडर है विजयपत सिंघानिया जी। विजयपत सिंघानिया का एक किताब आया है, उनकी आत्मकथा आई है, जिसका नाम है एन इनकम्प्लीट लाइफ। इनकम्प्लीट लाइफ, एक अधूरा जीवन। वो उस आत्मकथा में लिखते हैं, और ये बहुत दुखद है, मैंने परसों ही पढ़ा, उनका एक एक्सर्प्ट आया था, बहुत दुखद है। जिसने रेमंड्स इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया, बहुत मतलब वो गोदरेज और अंबानी से पहले, मतलब ये जो सारा जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, उसके वो सबसे पहले मतलब श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने मेरे जीवन में सबसे बड़ी गलती, जानते हैं क्या किया, इसलिए उनका किताब का नाम वो है। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे बेटे को, गौतम हरि सिंघानिया को 37.17% जो शेयर्स था वो उन्होंने अपने बेटे के नाम किया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, वो कहते हैं, क्योंकि जैसे ही बेटा को पता चला, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे ही बेटा को पता चला कि ये सारा तो अब मेरा हो गया, अब पिताजी का कुछ काम नहीं है, उसने कुछ घंटे लगाए पिताजी को बाहर करने में। जिसने रेमंड्स इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया, जो उसके जन्मदाता है, उसने बेटा ने उनको बाहर किया। ये सब क्या है, ये सब एक ही चीज़ बताता है, संस्कार। आपने बच्चों को क्या सिखाया। हमारे एक दोस्त हैं अमित घोष, वो लंदन में रहते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को, जब भी उनको बाहर जाना होता है या कुछ भी उनको खरीदना होता है, वो अपने बच्चियों को 50-50 पाउंड देते हैं, मात्र 50-50 पाउंड। और वो कहते हैं कि तुमको 50 पाउंड में जो खरीदना है वो खरीदो, इससे ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा। 50 का 51 पाउंड नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी ज़रूरत की चीज़ हो। इससे क्या होता है, इससे 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप बच्चों को सिखाते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्या आपको मज़ा देगा, क्या आपको आकर्षित करता है, आप उसको कहते हैं प्रायोरिटाइज करना। बच्चे ये सोचने लगते हैं कि 50 में मुझे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे स्कूल के बुक्स खरीदने हैं या मुझे एक नया ऐप इंस्टॉल करना है। ये एक चॉइस की बात हो जाती है, तो इम्पोर्टेंस वहीं से पता चलता है क्या लेना है। उसके बाद ज़रूरतमंद क्या है और आकर्षक वस्तु क्या है, इसमें भी आप अंतर आपको पता चलता है। और वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मत करना, मतलब तुम किसी चीज़ में पाबंदी है, लेकिन वो बोल के नहीं दिखाते हैं, वो करके दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुमको जो करना है इतने इसमें ही करना है, तुमको अगर कुछ खाना भी है तो इसी में आना चाहिए। इसका नतीजा ये है कि वो बच्चियाँ आज इतना अच्छा कर रही है और खुद के लिए भी नहीं कर रही है, वो लोग कुछ
मतलब उनका बाहर भी जो है देने, खासकर इंग्लैंड में ये थोड़ा कम है, मतलब ये सोशल वर्क करना। अमेरिका में है लेकिन इंग्लैंड में शायद थोड़ा कम है। वो लोग ये सब भी करती हैं। ये सब सोच की बात है, सोच संस्कार से बनते हैं। और ये एक ऐसा पौधा है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, बहुत सारा पानी देंगे तो वो मर जाएगा। जैसे आप बहुत सारी सुविधाएं देंगे तो बच्चा आपका, आप अपने बच्चों को अगर आप सिखाएंगे, पैसा मत दीजिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आप अच्छे संस्कार देंगे, अगर वो आपको देख रहे कि वो आप आपके माँ पिता के साथ, आप आपके नौकरों के साथ, आपके घर के स्टाफ के साथ, वो आपको देखते हैं, अगर वो आपको देखे ये सीख सकते हैं और ये सीखना जो है अंतिम तक ये उनके साथ रहेंगे। यहाँ पे एमिली डिकिंसन और वर्जीनिया वुल्फ की बात हुई है। वर्जीनिया वुल्फ जो थी, उनका वो इंग्लैंड ससेक्स में उनका जन्म हुआ था। ऐसे शायद मैं औरत या पुरुष का यहाँ ये नहीं करूँगी डिफ्रेंशिएट, ऐसी आत्माएं बहुत कम आती हैं। उन्होंने इतना सौंदर्य देखा था अपने मतलब अपने इमेजिनेशन में कि उनको इस दुनिया में रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने 4-5 बार सुसाइड का अटेम्प्ट किया। वो बहुत दुबली पतली थी, एकदम इतनी दुबली पतली थी, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि फूंक मारे तो उड़ जाए, इतना उनका शरीर ये था। और बहुत बहुत संवेदनशील स्त्री थी वो। लास्ट में उन्होंने जब चौथी बार 3-4 बार जब आत्महत्या, उनसे वो डिप्रेशन की भी पेशेंट थी। डिप्रेशन इसलिए उनको था क्योंकि उनको लगता था कि ये दुनिया में जो भी कुछ है, ये देखिए ये भी एक आध्यात्मिक स्तर है। उनका यौन शोषण हुआ था, ये उनके दिमाग पे बहुत काफ़ी असर कर चुका था। उनकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी, उनके पिताजी भी, और बहुत ही शांत परिवार था ये। इनकी 3 बहनें थी, वनेसा और एक वी से थी, और ये वर्जीनिया, मैं उनका नाम भूल गई। 3 बहनें थी ये, और काफ़ी मतलब अच्छा परिवार था, लेकिन इनका यौन शोषण हुआ था। ये इनके जीवन पे बहुत बड़ा असर कर गया। माँ का ना होना जीवन में, यही मैं कह रही हूँ, ये संस्कार उनको माँ बाप से तो संस्कार मिले नहीं, क्योंकि उनके पिताजी उनकी माँ की मृत्यु के बाद बहुत एक कमरे में ही रहने लगे। लेकिन इनके संस्कार इतने क्या कहते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने पावरफुल थे कि इन्होंने, बहनों ने अपना काम इस तरीके से किया जैसे वो माँ का जो एक दायित्व होता है वो बड़ी बहन ने उठाया। वर्जीनिया लिखती थी, वर्जीनिया वुल्फ। उनका लेखन मैं चाहती हूँ आप लोग सब लोग कभी ना कभी उनका कोई ट्रांसलेशन या ओरिजिनल वर्क पढ़े, आपके अंदर कुछ मतलब एक स्पंदन जैसा आपको महसूस होगा। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखती थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग इसको थोड़ा सा अध्ययन कीजिए इस पर। और उनका बहुत सारे, उनके मिसेस डालोवे, टू द लाइट हाउस, उनके बहुत सारे वर्क्स हैं। और वो जिस सादगी से लिखती है और जिस प्रामाणिकता से लिखती है, आपको पता चलेगा कि वो भी एक जीवन दर्शन है। और एमिली डिकिंसन जो है, एमिली डिकिंसन वो भी एक कमाल की महिला थी। इन्होंने भी शादी नहीं किया था, ये भी अपने भाई और अपने भाभी के साथ रहती थी, किसी से नहीं मिलती थी। और पता नहीं क्यों लोग ये कहते हैं कि उनका बहुत मुश्किल से एक तस्वीर मैंने खोजा कहीं पर, वो भी एक कैरेक्टर स्केच है। इतना मतलब उनका दुर्लभ होता था लोगों से मिलना। और वो ऐसी चीज़ें लिख गई है जो मुझे लगता है कुछ नहीं, बस सिर्फ यही कहती है कि अगर आप अपना संतुलन, आपका आत्मा का संतुलन अगर आप प्रकृति से करेंगे, वही अध्यात्म है। यही एमिली डिकिंसन और वर्जीनिया वुल्फ का एक पूरा जो है एक संक्षेप में मैं यही कहूँगी।